हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डेंटल सिरेमिक्स को वन शॉट में कवर करेंगे। इसमें सारे पॉइंट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सब कुछ कवर्ड रहेगा। ऐसे तो चैप्टर बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन मैंने भी इतना ही पढ़ा था अपने टाइम पे और मेरे डीएम में 71% थे, तो दिस शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, डेंटल सिरेमिक्स होता क्या है। um, अगर आपने पिक्चर्स देखी होंगी तो डेंटल सिरेमिक्स इज लाइक दीज पोर्सलिन टीथ, सॉरी दीज सिरेमिक टीथ, ओके, द क्राउन्स एंड एवरीथिंग, ये होते हैं डेंटल सिरेमिक्स। इसके हम क्राउन बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, एफपीडी बनाते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज most suitable for tooth colored restorative compounds, making crowns, dentures, etc. Traditionally porcelain। ठीक है, तो ये क्या बता रहे डेफिनेशन कि सबसे पहले तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फिर मोस्ट सूटेबल किस लिए होता है, मोस्ट सूटेबल टूथ कलर्ड रेस्टोरेटिव कंपाउंड्स, मतलब दांत जैसे दिखते हैं ये, फॉर मेकिंग क्राउन्स और डेंचर। तो हमको कोई अगर ऐसा रेस्टोरेशन चाहिए जो कि नेचुरल दिखे, उसके लिए हम डेंटल सिरेमिक्स यूज करते हैं। ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा यूज सिरेमिक होता है पोर्सिलिन। ठीक है, तो जो हम दांत खरीदते हैं हमारे टूथ अरेंजमेंट के लिए, पोर्सिलिन टीथ, वो सिरेमिक ही होते हैं। ठीक है, अब फिर आता है कि इसका फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो ये समझना ज़रूरी है ताकि आप बाकी का चैप्टर समझ सको, ताकि आपको समझ आए कि हम कब कहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपको एक टूथ को रेस्टोरेशन देना है। ठीक है, ये मेरा टूथ है जिसको मुझे कुछ ऐसा रेस्टोरेशन देना है, जैसे ये सिरेमिक का क्राउन है वैसे ही मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो पहले क्या किया हमने, इम्प्रेशन लिया पेशेंट के मुंह का, कास्ट पोर किया और डाई बना ली। तो ये डाई है हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक वैक्स का क्राउन बनाएंगे। तो जैसे ये वैक्स का क्राउन है ना, आई डोंट थिंक आई कैन मूव इट। ठीक है, तो ये क्राउन एक वैक्स का हम बनाएंगे जो कि इस डाई के ऊपर प्लेस होगा। इफ आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, राइट। तो एक ऐसा वैक्स का क्राउन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे विथ हैंड्स। ठीक है, अब इस क्राउन को हम एक स्प्रू अटैच करते हैं। स्प्रू एक बहुत पतली सी पाइप होती है बेसिकली, दिस ऐसे, और ये इसको स्प्रू कहते हैं। जब हम आगे के इन्वेस्टमेंट मटेरियल चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये मैंने वैक्स का एक क्राउन बनाया और इसमें एक पाइप जैसा स्प्रू लगा दिया। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के एक ऐसे हॉलो रिंग लाइक कंटेनर में डाल दिया। ये ऐसा होता है कंटेनर, दोनों साइड से हॉलो होता है। यहाँ पे मैंने वो पाइप डाल दी स्प्रू, और यहाँ पे मेरा वैक्स क्राउन है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस बाकी के पूरे एरिया में जिप्सम डाल दिया, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है। ठीक है, जिप्सम डाल दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब सॉरी, इसको यहीं पे रखते हैं, ये कुछ ऐसा बन गया। अब मैंने इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा कि ये सारी वैक्स इवेपोरेट हो जाएगी। इस स्क्रू में जो होल है ना, इसके थ्रू सारी वैक्स निकल जाएगी, और फिर ये खाली एक ऐसा खांचा बन जाएगा जिसको मोल्ड कहते हैं। तो ये पूरा जिप्सम मटेरियल आपको एक मोल्ड बना के देगा जो कि वैक्स के क्राउन के शेप का होगा। ठीक है, तो इसको पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कहते हैं और इस पे एक पूरा चैप्टर है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ओवरव्यू के लिए, तो आप ऐसे वैक्स क्राउन डालते हैं और फिर वैक्स इवेपोरेट करके एक मोल्ड, एक खांचा बना लेते हैं हमारे क्राउन के शेप का, जैसा क्राउन हमको चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे सिरेमिक की अब बात आएगी वापस। तो सिरेमिक का हम ऐसा क्राउन कैसे बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम लेते हैं सिलिका, फ्लेडस्पार, कालीन, और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो भी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इन सबको मिक्स करके हम एक पाउडर बनाते हैं। ठीक है, एक पाउडर जिसको कि जिसमें हम फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसका डो बनाते हैं, या फिर और भी होते हैं उसके फॉर्मेट्स, और उसको हम घोल के या पिघला के स्प्रू के थ्रू इस खांचे में डाल देते हैं। जो ये खाली जगह बनी थी हमारे वैक्स क्राउन जैसी, हम इसमें ये सिरेमिक का घोल या डो इसमें डाल देते हैं। इसको डालने के प्रोसेस को कहते हैं कॉन्डेंसेशन। तो
पहला तो हुआ ये स्लिप इन कास्टिंग, ये बाद में देखेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हम आगे पढ़ेंगे वो होता है कॉन्डेंसेशन, ठीक है। उसके बाद कॉन्डेंसेशन मीन्स कि उसमें घुसाना, जैसे हम अमालगम में हम जानते हैं कि कैविटी में जब हम अमालगम भरते हैं तो दैट इज कॉन्डेंसेशन, सेम इज ओवर है, ठीक है। फिर हम इसको ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने में हमारा प्रोसेस होता है सिंटरिंग। वो बेसिकली फायर करना होता है, जैसे भट्टी में हम किसी मिट्टी के बर्तन को गर्म करके पक्का बनाते हैं, दैट इज सिंटरिंग। तो हम फिर वो करते हैं, तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और फिर तीसरा होता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग होता है कि ऊपर से आप एक कोट लगाते हो शाइनी मटेरियल की, दैट इज ग्लेजिंग। उसके बाद फाइनल फायरिंग होती है फिर से, तो पूरा एक सॉलिडिफाई करने के लिए और एक नेचुरल लुक देने के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं और हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है कॉम्पोजिशन, तो हम यहाँ से नीचे आएंगे और यही यही चीज़ें पूरी इलेबोरेट करके इस पूरे लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो पहला है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अगर इसको मैं ऐसे अरेंज करूँ, जो इसकी क्वांटिटी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये आपको याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। तो पहला होता है फ्लेट्स बार 60%, फिर 15, तो आप ऐसे 60 15 9, फिर 60 15 9 8 3 2 1 ऐसे करके इसका कॉम्पोजिशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया था, फिर क्यों उठी अंकित की बोरिंग मम्मी, ठीक है। नॉट वेरी नाइस, ठीक है, किसी की मम्मी को बोरिंग बोलना, बट जस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो पहले एफ से, फिर दैट इज फ्लेट्स बार, फिर क्यू, इसको आप क्यू ऐसे लिख सकते हैं, क्यू, सो क्वार्ट्स। उठी इज ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर ए से अंकित, दैट इज एल्यूमिना। की काउलिन, फिर बी बोरिंग फॉर बोरिक ऑक्साइड, एंड मम्मी फॉर मेटालिक पिगमेंट्स, ओके। तो ये सीक्वेंस में है, इससे आपको परसेंटेज और इसका सीक्वेंस याद रखने में आसानी होगी। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, जो मेन चीज़ है। तो फ्लेट्सपार, क्वार्ट्ज और ऑक्साइड्स, ये आप बेसिक उसमें डालते हो, ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो फ्लेट्सपार क्या करेगा, ये फ्लक्स बनाता है। फ्लक्स मीन्स एंटायर उसका जो मास होगा ये बनाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्वार्ट्ज होता है बेसिक ग्लास फॉर्मर। तो सिरेमिक में एक ग्लास का कंपोनेंट होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे बर्तन होते हैं घर में, क्रॉकरी होती है, वो सिरेमिक की होती है और वो गिरने पर टूट जाती है ग्लास की तरह। आप इसको भी देखेंगे तो आपको ग्लास का एक एलिमेंट दिखेगा। तो क्वार्ट्ज, सिलिका, वही ग्लास का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्साइड्स और एल्यूमिना। तो ये हैं ग्लास मॉडिफायर्स। ग्लास मॉडिफायर्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, ओपेसिटी और विस्कोसिटी देते हैं। तो ये बेसिकली ग्लास के प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। फिर काउलिन, काउलिन होता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर होता है जो सब कुछ बांध के रखता है, ठीक है। फिर बोरिक ऑक्साइड, ग्लास मॉडिफायर। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स आएंगे, ऑक्साइड्स, एल्यूमिना, फिर बोरिक ऑक्साइड, ये सब ग्लास मॉडिफायर है। और फिर मेटालिक पिगमेंट्स, ये सबसे कम अमाउंट में होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये इनके सबके बेसिक फंक्शंस हैं जो कि याद रखना ज़रूरी है। जो मेन होगा फ्लेट्सपार, आपका फ्लक्स फॉर्मिंग है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्वार्ट्ज है ग्लास फॉर्मर, और फिर है काउलिन प्लास्टिसाइजर, ठीक है। फिर ये तीन, ये ऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिना और बोरिक ऑक्साइड, तीनों ग्लास फॉर्मर है। और फिर मेटालिक पिगमेंट्स है, ठीक है। तो इस वजह से शायद आपको याद रखना ज़्यादा आसान है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्सिलेन में। तो अभी हमने देख लिया कि उसमें है क्या क्या। अब देखते हैं कि वो हम पाउडर कैसे बनाते हैं। जो हमने पहले यहाँ पे पाउडर लिया था ना सिरेमिक का, अब इसको बनाते कैसे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रिटिंग, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, फ्लेट्सपार, सिलिका और काउलिन, जो ये हमारे मेन 3 इंग्रेडिएंट्स थे, प्लस ग्लास मॉडिफायर, इसको लिया और इनकी की इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग क्या होती है कि सारी चीज़ें एक फेज में नहीं होती हैं, ठीक है। 2 फेज होते हैं। एक होता है ल्यूसाइट, इसको आप समझ लीजिए क्रिस्टलाइन, और ये होता है ग्लास फेज। तो ग्लास फेज ज़्यादा लिक्विड लिक्विड होता है, और
स्मूथ होता है, एस्थेटिक्स के लिए ज़रूरी होता है और ये क्रिस्टलाइन फेज़ होता है, मतलब ज़्यादा सॉलिड होता है ल्यूसाइड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा इसको मेल्ट करते वक़्त जो कि थोड़ा-सा सॉलिड और उसमें ग्लास फेज़ भी होगा और क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स भी होंगे। जस्ट फॉर दैट। तो ये अगर इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईज़िली आसान रखने के याद रखने के लिए आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़े से क्रिस्टल्स हैं और बाकी ये सब कुछ ग्लास फेज़ है, ठीक है? तो इसको करेंगे, इसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग, ये होगी यहाँ पे। फिर ये मेल्ट हो गया, ऐसे दोनों फेजेस हैं मेरे पास। इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे, ठीक है? तो इसको कहते हैं क्वेंच्ड, स्लो कूलिंग। अब ये स्लो कूलिंग होगी तो सारे पार्टिकल्स जो जहाँ है वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। जो ये मेरे पास मटेरियल था ना, इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे और ये क्रैकिंग इसको कहते हैं फ्रैक्चर। फिर क्या करते हैं, क्योंकि उसमें क्रैक्स क्रिएट हो गए ऑलरेडी, तो अब इसको ग्राइंड करना आसान है, तो हम इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं, ठीक है? तो ये जो पाउडर बना था वो ऐसे बना था। ये पोर्सिलिन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप जो हमने देखा था, पोर्सिलिन पाउडर को लिया, उसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके हमने एक प्लास्टिक मास्क बनाया था। और फिर मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं, कंडेंसेशन, सिंटरिंग और ग्लेजिंग, फिर फाइनल फायरिंग, वो बात की बात। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो आपने मोल्ड बनाया है उसके अंदर हमको ये सिरेमिक डालना है, राइट? तो ये मेरा मोल्ड है और इसमें मुझे सिरेमिक को भरना है, दैट इज कंडेंसेशन। तो इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं कि कैसे हम उसको कम्प्लीटली अच्छे से उसके अंदर फिल कर सकते हैं सिरेमिक को। तो methods of condensation is packing and shaping of porcelain to remove air spaces before sintering. तो sintering is उसको ड्राई करना, उसको हार्ड करना, राइट? और उसके पहले कौन कौन से वेज में हम उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं मोल्ड में। तो पहला है मैनुअल। तो लेयरिंग आप करेंगे कि आपके पास ऐसे ये मोल्ड है, तो आपने पहले थोड़ा सा सिरामिक डाला, फिर एक और लेयर डाली, फिर एक और लेयर डाली, दैट इज लेयरिंग। दूसरा इज वाइब्रेशनल, कि ये डाला और नीचे एक मशीन लगी है जो कि वाइब्रेट कर रही है, तो ये सिरामिक खुद ही हर जगह फ्लो हो रहा है। तीसरा इज थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपने यहाँ पे पानी डाला है, राइट? तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसको कहते हैं स्लिप इन कास्टिंग। आप एक घोल बना लेते हैं काइंड ऑफ। तो वो घोल आप डालेंगे यहाँ पे, राइट? इस मोल्ड के अंदर सिरेमिक का मैंने घोल डाला है। रिमेम्बर ये अभी डो नहीं है, ये मैंने पूरा पानी में घोला और घोल डाला ताकि अच्छे से फ्लो हो जाए। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टिश्यू यूज़ करते हैं जो कि ऊपर जो पानी जमा होता है ना वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। और यहाँ पे और वो आपका कंडेंस होता जाएगा, सारा सिरेमिक नीचे बैठता जाएगा और आप पानी ऊपर से कंडेंस हटाते रहोगे टिश्यू के थ्रू। तो उसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन से कंडेंसेशन करना। और चौथा होता है प्रेशर कंडेंसेशन। तो ऊपर आप एक पिस्टन लगा दोगे और इसको अंदर प्रेस करते रहोगे, सिरेमिक हर जगह फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये 4 हैं मेथड्स ऑफ कंडेंसेशन। फिर आते हैं सिंटरिंग पे। तो अभी तक हमने क्या किया, इफ वी गो बैक एंड रिकैप। पहले हमने अपना ये लिया, जो भी कंपोनेंट्स थे सिरेमिक के उनको लिया, उनकी इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग की, उसका पाउडर बनाया, ठीक है? पाउडर को प्लस डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स किया और फिर उसके मोल्ड में कंडेंस कर दिया, जो हमने मोल्ड बनाया था उसमें कंडेंस कर दिया, ठीक है? अब ये मेरे पास क्राउन जो कि गीला है, अभी जैसे ये पॉट होता है गीली मिट्टी का, सेम यही प्रोसीजर यूज होता है। तो अभी मेरे पास एक ऐसा क्राउन तैयार है जो कि सही शेप में है लेकिन गीला है और कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं। अब मुझे इसको पकाना है, राइट? तो उस पकाने के प्रोसेस को कहते हैं सिंटरिंग। जैसे भट्टी में ये पकता है ना पॉट, वैसे ही हमारा क्राउन भी काइंड ऑफ भट्टी में पकेगा। अब व्हाट इज सिंटरिंग? तो ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द पोर्सिलेन इन अ फर्नेस फॉर इट्स फ्यूजन, राइट? कि ये उसको हम एक फर्नेस में, जो कि भट्टी में, इसको धीरे धीरे करके हीट करेंगे ताकि वो चिपक जाए एक दूसरे से, उसके स्ट्रेंथ गेन कर ले, ठीक है, साथ में फ्यूज हो जाए। इसमें क्या होता है, 30 to 40% श्रिंकेज होता है, क्योंकि इसमें पानी है, वो पानी इवेपोरेट होगा, तो 30 to 40% श्रिंकेज होगा।
फायरिंग के स्टेजेस होते हैं, ये सिंटरिंग के स्टेजेस होते हैं। तो लो फायरिंग मतलब कि कितनी बार आपने इसको फायर किया, राइट? अगर कम नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको फायर करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी रहेगी, और अगर हाई नंबर ऑफ टाइम्स ये करोगे, फायर करोगे, तो स्ट्रेंथ घट जाएगी, मतलब लाइफ उसकी ओवरऑल घट जाएगी और ओवर ट्रांसल्यूसेंट बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा बार उसको भट्टी में नहीं डालना है बेसिकली। अब स्टेजेस ऑफ सिंटरिंग पे आते हैं। तो पहले होता है लो, मीडियम और हाई, ठीक है? तो लो में क्या होगा कि यहाँ पे आपका पॉट है ना, मैंने कहा यह बहुत अभी पोरस है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है पक्के घड़े में। तो क्या करेंगे, अभी लो में क्या स्टेज है कि वेरी पोरस, मतलब बहुत सारे होल्स हैं अभी इसमें, एयर पास हो सकती है, अभी इसमें से वाटर निकल रहा है, तो वो सारे होल्स बन रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा श्रिंकेज हुआ है क्योंकि पूरा वाटर नहीं निकला है, और नो कोहेजन, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एक साथ बिल्कुल अभी फ्यूज नहीं हुआ है। जब थोड़ा सा टाइम बीत गया, मीडियम स्टेज पे आए, तो क्या हुआ कि अभी भी पोरस है, ठीक है? अभी भी उसमें जगह खाली है एयर पार्टिकल्स के लिए। श्रिंकेज हुई है थोड़ी क्योंकि काफ़ी सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है, और अब कंप्लीट कोहेजन हो गया है, मतलब ऐसा जुड़ गया है कि अभी उसको तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है? अब हाई स्टेज, जो फाइनल स्टेज आता है, इसमें क्या है कि सब कुछ कंप्लीटली ऐसे जुड़ चुका है, चिपक चुका है, तो स्लाइटली पोरस, अब एयर पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। कंप्लीट श्रिंकेज, तो जितना श्रिंक होना था हो चुका है, सारा पानी निकल चुका है, और अब स्मूथ सरफेस आ चुकी है। तो कोहेजन तो यहीं पे हो गया था, स्ट्रेंथ आ गई थी, अब ये स्मूथ भी हो चुका है। तो हमारा एक क्राउन जो कि स्मूथ और स्ट्रॉन्ग अब बन के रेडी है आफ्टर सिंटरिंग। अब आगे क्या करना है, तो आगे ग्लेजिंग पे जाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा पोरोसिटी के बारे में देख लेते हैं। पोरोसिटी क्यों आती है? एयर इंक्लूजन्स ड्यूरिंग फायरिंग। तो फायरिंग के टाइम पे जो एयर आ जाती है हमारे उसमें क्राउन में, उसको उससे पोरोसिटी आती है। इससे ट्रांसलूसेंसी कम हो सकती है, मतलब आपका क्राउन ओपेक दिखेगा। और ये रिड्यूस कैसे हो सकता है कि अगर हम पार्शियल वैक्यूम में ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब एयर है ही नहीं वहाँ पे, तो एयर इंक्लूड कैसे होगी, राइट? तो पोरोसिटी कम हो सकती है अगर हम पार्शियल वैक्यूम में काम कर रहे हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, ग्लेजिंग। तो अभी हमारा क्राउन काइंड ऑफ रेडी हो गया है, लेकिन अभी उसमें शाइन नहीं है, ठीक है? वो ऐसा रफ रफ सा, नॉट रफ लेकिन डल दिख रहा है, ठीक है? तो हमको उसको शाइन देनी है, हमको नेचुरल अपीयरेंस चाहिए, राइट? आप ये सब देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा डल दिख रहा है। हमारे नेचुरल टीथ होते हैं वो शाइन करते हैं, तो हमको इस पे शाइन चढ़ानी है। जैसे उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सेल्फ ग्लेजिंग और एक होता है ओवर ग्लेजिंग। दोनों के एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। तो पहले ग्लेजिंग में क्या है कि प्रोवाइड्स अ स्मूथ एंड ग्लॉसी सरफेस टू द पोर्सलिन, ठीक है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एस्थेटिक्स दिखता है, तो देखने में आपको नॉर्मल लगेगा। हाइजीन के लिए ज़रूरी है, स्मूथ रहेगा तो आपके मुंह में चीज़ें फंसेंगी नहीं दांतों में। और इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सलिन, तो इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, एक है सेल्फ ग्लेजिंग और एक है ओवर ग्लेजिंग। तो सेल्फ ग्लेजिंग बेसिकली क्या है कि मैंने सेंटर किया, निकाल लिया, फिर मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाऊंगी ग्लास फॉर्मर्स की, ठीक है? ग्लास फॉर्मर्स की लेयर चढ़ाऊंगी और फिर से वापस से उसको भट्टी में डाल दूंगी, तो वो खुद से एक शाइनी लेयर अपने ऊपर लगा के प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ ग्लेजिंग। तो नेचुरल ग्लास फॉर्मर्स, इफ आई गो हियर, नेचुरल ग्लास फॉर्मर्स ऑन द सिरेमिक सरफेस ड्यूरिंग फाइनल फायरिंग। तो फाइनल फायरिंग होती है उसके पहले, हमारा जो भी क्राउन बन के निकला है उसके ऊपर हम ग्लास फॉर्मर्स लगा देंगे, उसको फर्नेस में डाल देंगे, और सेल्फ ग्लेजिंग मतलब वो खुद से चमक के बाहर आ जाएगा। इसको यूज़ करते हैं हाई फ्यूजिंग पोर्सलिन्स के साथ, ठीक है? अभी ओवर ग्लेजिंग क्या होती है? तो ओवर ग्लेजिंग इज कि आप एक सेपरेट लो फ्यूजिंग सिरेमिक ग्लेज अपने इन रेस्टोरेशंस या दांतों के ऊपर लगाते हैं, और फिर उसको लो टेम्परेचर पे फायर करते हैं। सिमिलर ही मेथड है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। बेसिकली ये हाई फ्यूजिंग पे यूज़ होता है और ये लो फ्यूजिंग पे यूज़ होता है। तो ओवर ग्लेजिंग इज लाइक अप्लाइंग दैट ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश जो लड़कियां लगाती हैं ताकि उनके नेल पेंट ज़्यादा शाइन करें। इट इज़ सिमिलर टू दैट, ओके? तो यू अप्लाई इट ऑन द सरफेस और उसके बाद
आप इसको लो टेम्परेचर पे फ्यूज़ करते हैं। फिर कमिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिरेमिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारा ये सब कुछ बन गया, हमारा क्राउन रेडी है, लेकिन जो हमारा सिरेमिक होता है इसमें इनहेरेंट कुछ वीकनेस है। क्या वीकनेस है? कि इसके सरफेस में फ्रैक्चर्स होते हैं। इसका नेचुरल सरफेस ऐसा नहीं होता है। इसके नेचुरल सरफेस में ही ऐसे क्रैक्स और फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि बढ़ के इसको तोड़ सकते हैं, स्पेशली क्योंकि ये ब्रिटल भी होता है। तो ब्रिटल में अगर एक बार यहाँ पे लगाओ कुछ भी तो वो दो पार्ट्स में चला जाएगा। इसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सफिशिएंट होती है। तो ये पोर्सिलिन की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके हिसाब से हमको इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के पहले दो मेजर तरीके हैं। पहला है कि आप कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करो। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? कि मेरे पास ये ऐसे फ्रैक्चर है ना यहाँ पे पोर्सिलिन में, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये दोनों साइड से दबा रहे, तो ये फ्रैक्चर आगे ना जा पाए। जो इसका नेचुरल नेचर है क्रैक्स वाला, वो क्रैक्स आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना प्रेशर बना के रखूँगी। तो उसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करना। अब उसके लिए तीन मेथड्स हैं। पहला है केमिकल टेम्परिंग, थर्मल टेम्परिंग और मिसमैच ऑफ थर्मल कोफिशिएंट। केमिकल टेम्परिंग में क्या कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे थे सोडियम के एटम्स, ठीक है, नॉर्मली सोडियम के एटम्स थे, मैंने थोड़े बहुत पोटेशियम के एटम्स डाल दिए। अब पोटेशियम बड़ा होता है, पोटेशियम ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो ये जो खाली जगह है, जो क्रैक्स हैं, उन पे पुश करेगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दूसरा तरीका है थर्मल टेम्परिंग। थर्मल टेम्परिंग में क्या किया मैंने कि इसको हीट कर दिया और फिर सरफेस को बहुत जल्दी से कूल कर दिया। ठीक है। अब नीचे तो ये धीरे धीरे कूल हो रहा है, यहाँ पे ये टाइट हो चुका है, राइट, हार्ड हो चुका है सरफेस पे, लेकिन यहाँ पे ये धीरे धीरे कूल हो रहा है। तो जब धीरे धीरे कूल होगा तो यहाँ पे श्रिंक करेगा, जैसे कूल होगा और श्रिंक करेगा तो यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा इसको क्लोज रखने के लिए। ठीक है। फिर तीसरा है मिसमैच ऑफ थर्मल कोफिशिएंट। तो इसमें ये पोर्सलिन क्राउन है मेरे पास और अंदर मेटल है। ठीक है, मेटल अंदर एज इन मेटल का कैप है और उसके ऊपर मेटल का लेयर है और उसके ऊपर पूरा हमने जो कैप बनाया या क्राउन बनाया है पोर्सलिन का बनाया है। अब इनका थर्मल कोफिशिएंट अलग होता है। ठीक है, मेटल का ज़्यादा थर्मल कोफिशिएंट होता है तो वो ज़्यादा साइज में रिड्यूस होता है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज से। तो इसको हीट किया, अब जब इसको कूल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा श्रिंक करेगा, मेटल ज़्यादा श्रिंक करेगा कंपेयर टू द पोर्सिलिन। अब ये ज़्यादा श्रिंक करेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा पोर्सिलिन को, ऐसे एक फोर्स ऐसे लगेगा। तो जब एक फोर्स ऐसे लगेगा तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा जो कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के। फिर जो ज़्यादा पॉपुलर वे है वो है इंटरप्शन ऑफ क्रैक प्रोपोगेशन। तो क्रैक तो है, लेकिन क्रैक आगे ना जाए उसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम उसको अम, हमारे पोर्सलिन में एक डिस्पर्स्ड फेज ऐड करते हैं, एक नया टाइप का मटेरियल, ठीक है, जो कि क्रैक को आगे जाने से रोकेगा। दैट क्रिएट्स हिंडरेंस इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक। तो ये जो क्रैक है इसके रास्ते में आएगा और समहाउ उसको आगे जाने से रोकेगा। कैसे आगे जाने से रोकेगा? पहला है एल्यूमिनस पोर्सिलिन। तो मैंने पोर्सिलिन में एल्यूमिना डाल दिया, ठीक है। अब एल्यूमिना क्या करेगा, क्योंकि क्रैक आगे जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, जितने जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है पोर्सिलिन में जो कि इसको क्रैक आगे जाने में हेल्प कर रहा है, ये एल्यूमिना इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। ये एल्यूमिना इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो एनर्जी नहीं बचेगी और क्रैक आगे नहीं जा पाएगा। दूसरा है पार्शियली स्टेबलाइज जर्कोनिया। सिमिलर है, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है। तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा और ये भी क्रैक को आगे नहीं जाने देगा। ये एल्यूमिनस पोर्सिलिन ये बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में भी यूज होता है। सेम कंसेप्ट यूज करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी बुलेट आएगी उसकी किनेटिक एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे क्रैक्स नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तीसरा मेथड है प्रॉपर डिजाइनिंग। तो आपके शार्प एंगल्स नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ओक्लूजन होना चाहिए, ये सब भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे पोर्सिलिन को।
फिर एल्यूमिनस पोर्सिलिन में अक्सर खुद से क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में थोड़ी और डिटेल ये है कि 40 to 50% पोर्सिलिन कंटेन करता है वो बाय वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेंथ हायर होती है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, एस्थेटिक्स में भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो महंगा होता है कॉस्ट, और बहुत टेक्निक सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत प्रिसीजन से बनाना पड़ता है। अब हम सिरेमिक्स के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो पोर्सलिन टीथ जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि बहुत नेचुरल अपीयरेंस होता है। यही कारण है कि मेनली इसको इतना यूज किया जाता है कि लुक्स नेचुरल। कलर की स्टेबिलिटी होती है, कलर फेड नहीं होता, बायोकम्पैटिबल है, ड्यूरेबिलिटी है, लंबा चलता है, रेजिस्टेंस टू वेयर, तो सिमिलर चीज़ें हैं लेकिन वेयर ऑफ नहीं होता है। कस्टमाइजेबल, तो आप अपने हिसाब से उसको कलर दे सकते हैं। और अलाउस कंजर्वेशन ऑफ टूथ, मतलब पोर्सलिन टूथ पेस्ट प्लेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दांत हटाना नहीं पड़ता। जितना आप स्ट्रक्चर कंजर्व कर सकते हो उतना, मतलब आपके दांत के साथ कंपैटिबल है तो आपको दांत कम्प्लीटली हटाना नहीं पड़ता, राइट। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ब्रिटल है जो कि हमने देखा उसके नेचर में, एक्सपेंसिव है, टूट गया तो डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, टेक्निक सेंसिटिव है, ये वेयर करता है ऑपोजिंग टीथ को, तो खुद तो ये रेजिस्टेंट टू वेयर है कि खुद तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे जो दांत है उसका ये वेयरिंग कर देगा। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको बनाने में मल्टीपल विजिट्स लगते हैं। फिर जो मेरा इंग्लिश का लेक्चर है सेम टॉपिक पे, उसमें मैं क्लासिफिकेशन कवर करना भूल गई थी समहाउ, तो इस लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन कवर कर रही हूँ, और बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका खुद। क्लासिफिकेशन पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको इजी बनाने के लिए कोशिश करूँगी आपके लिए, ताकि आपको याद रह सके। एक मैंने निमोनिक बनाया है, 8 टाइप्स होते हैं इसके क्लासिफिकेशन के, और मैं लास्ट में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि आप इसके बाकी का प्रोसेस समझ लेते हैं तो ये समझना आसान होता है। तो 8 टाइप्स याद रखने के लिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ फूफा बहुत फेमस होते हैं कि हमेशा नाराज़ हो जाते हैं, राइट। तो इमेजिन दिस कि आपकी समहाउ डेथ हो गई है और आपके फूफा फिर भी नाराज़ हो गए हैं कि 13वीं का खाना नहीं अच्छा है, तो आपका भूत आके आपके फूफा से कह रहा है कि फूफा प्लीज़ कंट्रोल, मेरी 13वीं है आज, ठीक है, और मेरी 13वीं है, तो आज तो गुस्सा मत हो, काइंड ऑफ। तो इसमें FUFA, दिस इज बेस्ड ऑन द फायरिंग टेम्परेचर, यूज, मेथड्स ऑफ फायरिंग, सो 2 Fs, एंड एप्लीकेशन। ठीक है, फूफा प्लीज, P इज फॉर प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है, कंट्रोल, C इज फॉर कॉम्पोजिशन, M इज फॉर माइक्रोस्ट्रक्चर मेरी, एंड T इज फॉर ट्रांसलूसेंसी। ठीक है, तो ये 8 क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के, ये 4 और ये 4, जिस पे पूरा क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, पहला है फूफा का F, फायरिंग टेम्परेचर। तो मैंने बताया कि हम भट्टी में डालते हैं, कितने टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, राइट। तो जो हाई फ्यूजिंग है उनको हम हीट करते हैं ओवर 1300 डिग्रीज, ठीक है, हाई फ्यूजिंग ओवर 1300, मीडियम फ्यूजिंग 1100 to 1300, लो फ्यूजिंग 850 to 1100, एंड अल्ट्रा लो फ्यूजिंग लेस देन 850। तो 4 टेम्परेचर्स आपको याद रखने हैं, 850, 1100, 1300, राइट। 4 नहीं, 3 टेम्परेचर्स याद रखने हैं। ये हो गया, इससे नीचे का लो फ्यूजिंग, ये हो गया, सॉरी, अल्ट्रा लो फ्यूजिंग, ये हो गया लो फ्यूजिंग, ये हो गया मीडियम फ्यूजिंग, और इसके आगे का हाई फ्यूजिंग। ठीक है, तो ये फायरिंग टेम्परेचर के बेसिस पे है कि कितने टाइप के पोर्सलिन हो सकते हैं। फिर हम आगे जाते हैं यूज़, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल टीथ, जो कि हम सब यूज़ करते हैं ऑलरेडी, क्राउन्स और इनलेज में। तो क्राउन जो मैंने बताया अभी आपको फोटो भी दिखाई, वो होता है क्राउन, और इनले है कि अ, अगर मेरा दांत है और इसमें कोई कैविटी है, तो कैविटी के अंदर अगर मुझे कोई बना बनाया ऐसा रेस्टोरेशन प्लेस करना है, तो इसको इनले कहते हैं।
इसके ऊपर जो भी प्लेस होगा उसको ऑनले कहते हैं, और दांत के अंदर अगर कोई रेस्टोरेशन डाल रहे हैं बना बनाया एज इट इज, अमेलगम नहीं, तो उसको इनले कहते हैं। तो इनले में भी यूज होता है। विनियर्स ओवर कास्ट मेटल रेस्टोरेशन, तो अगर मैंने मेटल का क्राउन बनाया, थोड़ा सा मतलब मैंने अंदर की लेयर मेटल की दी, लेकिन उसके ऊपर ये पोर्सिलिन का कवर बनाया, तो उसको कहते हैं विनियर्स ओवर कास्ट मेटल रेस्टोरेशन। ठीक है। पोस्ट एंड कोर, पोस्ट एंड कोर क्या होता है कि आरसीटी किए हुए दांत के रूट कनाल में इसको यूज करते हैं दांत को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फिर है एफपीडी एंड पीएफएम, तो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में यूज करते हैं। और ब्रिज एंड क्राउन, तो ब्रिज एंड क्राउन इज बेसिकली लाइक 2-3 क्राउन है आपके पास लगातार, उसको ब्रिज कहते हैं। ठीक है। और क्राउन्स आपने देखा। और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेस्टोरेशन, तो जो नॉर्मल रेस्टोरेशन है उसके लिए। तो ये 6 इसके यूजेस हैं। इफ यू रिकैप, पहला हो गया आर्टिफिशियल टीथ जो कि हम सब यूज करते हैं। दूसरा हो गया क्राउन। ठीक है। क्राउन, क्राउन से ही आप याद रखो कि क्राउन एंड ब्रिज। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्राउन के अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो मेटल लगा देते हैं, तो विनियर्स ओवर कास्ट मेटल रेस्टोरेशन। ठीक है। 4 कैटेगरीज हो गई। फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं, अब ऊपर से इधर से देखेंगे तो इनले, सॉरी पोस्ट एंड कोर। इनले तो जैकेट एंड क्राउन के साथ ही था। पोस्ट एंड कोर, तो आप दांत में थोड़ा सा नीचे जाइए और इसका रूट कनाल देखिए, तो आरसीटी ट्रीटेड टीथ में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पोस्ट एंड कोर की तरह यूज होता है। फिर एफपीडी और ब्रिज वो डिस्कस कर चुके हैं, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेस्टोरेशन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ फायरिंग, तो हम कैसे इन्वायरमेंट में उसको फायर करते हैं इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ये। तो एयर फायर्ड, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे फायर किया। दूसरा वैक्यूम फायर्ड, रिमेंबर हमने कहा था कि पोरोसिटी कम करने के लिए वैक्यूम में फायर करते हैं। और तीसरा है डिफ्यूजिबल गैस फायरिंग, तो ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन इसमें स्पेशल गैसेस कुछ यूज करते हैं जो कि हमारे पोर्सिलिन की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करती है। तो 3 क्राइटेरिया कवर हो चुके हैं। अब चौथा है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कि हम पोर्सिलिन लगाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है। उसके बेसिस पे ये कैटेगरीज हैं, तो इसको आप इजीली याद रख पाएँ इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है। तो पहला है सबसे ऊपर आप कहाँ पे इसको लगाओगे, ग्लेज की तरह। ठीक है। तो पोर्सिलिन को हम एज ग्लेज लगा सकते हैं ऑन टॉप। फिर दूसरा है इनामल, इनामल की जगह पे एप्लीकेशन हो रहा है, तो इनामल, राइट, इनामल पोर्सिलिन। फिर तीसरा है डेंटिन पोर्सिलिन, तो यहाँ डेंटिन बॉडी पोर्सिलिन। फिर पल्प में ऑब्वियसली आप पोर्सिलिन नहीं लगाओगे, तो पल्प की जगह आप ऐसे याद रखो कोर पोर्सिलिन। ठीक है। कोर। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है जिंजाइवल और नेक पोर्सिलिन। तो और इसके अलावा एक आता है ओपेक पोर्सिलिन जो कि ट्रांसलूसेंट, मतलब इसके नीचे ट्रांसलूसेंसी में भी कवर होगा, तो इसमें अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 5 क्राइटेरिया है गोइंग आउटसाइड टू इनसाइड एंड अप टू डाउन, ये आपको याद करने में इजी रहेगा। फिर आते हैं कॉम्पोजिशन पे, तो कॉम्पोजिशन पे बेस्ड अलग अलग टाइप ऑफ पोर्सिलिन है। पहला है फ्लेडस्पारिक पोर्सिलिन। ठीक है। फिर प्योर एल्यूमिना बेस्ड, प्योर जिरकोनिया बेस्ड, सिलिका ग्लास बेस्ड, ल्यूसाइड ग्लास सिरेमिक और लिथिया ग्लास सिरेमिक। तो इन सब के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ सिलिका ज़्यादा है वो एस्थेटिक में ज़्यादा यूज़ होगा, जहाँ ल्यूसाइड ज़्यादा है वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा यूज़ होगा। ये तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा इसके बारे में लॉजिक नहीं दे सकती मैं। फिर आते हैं प्रोसेसिंग मेथड पर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेसिंग हमने एक तरीका देखा कि हम पाउडर लेते हैं और उसको कंडेंस कर देते हैं पानी में डाल के, और ऐसा ये बन के निकल जाता है। वो केवल एक तरीका है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन एंड सिंटरिंग। ऐसे 4-5 और तरीके हैं क्राउन या बाकी की चीज़ें बनाने के। तो पहला हम ऐसा लेते हैं कि ये हमारे पास सिरेमिक का एक ब्लॉक है। ठीक है। इनगट इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास सिरेमिक का एक इनगट है। तो इससे हम आगे कैसे कैसे जा सकते हैं, पहला तो हमने जो उसका पाउडर बनाया, ठीक है, पाउडर बनाया,
उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका डो बनाया, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और उसको कहते हैं कॉन्डेंसेशन एंड सिंटरिंग। ये पहला मेथड है, प्रोसेसिंग मेथड। दूसरा हमने क्या किया कि उसका सस्पेंशन बनाया, मतलब घोल बनाया, और इसको डाला उस मोल्ड में, जो कि डिस्कस भी किया था मैंने पहले, उसको कहते हैं स्लिप इन कास्टिंग। ठीक है, तो इसको घोल बनाया और ये मोल्ड में पोर कर दिया। अब इसको क्या किया, पार्शियल सिंटरिंग। तो पूरा हमने उसको हार्ड नहीं किया, थोड़ा सा हार्ड किया, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था तो इसमें बहुत सारे होल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उन होल्स को वो होल्स वीकनेस की तरह नहीं, स्ट्रेंथ की तरह काम करें, उसके लिए क्या करूँगी, अब ये पूरा हार्ड नहीं हुआ है तो इसमें मैं ग्लास इनफिल्ट्रेट, मतलब ग्लास पिघला के इसमें मैं डाल दूंगी, ताकि ये होल्स, इनमें ग्लास आ जाए और ये एस्थेटिक्स प्रोवाइड करें बेटर मुझे। ठीक है, तो क्योंकि इतने पोरोसिटी क्रिएट हो गई, पार्शियल सेंटरिंग हुई है, अभी पोरस है ये, उसमें मैंने ग्लास का एक लिक्विड डाल दिया ताकि ये इसके एस्थेटिक्स अच्छे हो जाए और पोरस भी ना रहे। तो ये दूसरा मेथड है, पार्शियल सिंटरिंग एंड ग्लास इनफिल्टरेशन। ठीक है, फिर पाउडर से ही एक तीसरा मेथड हो गया, एक तीसरा मेथड होगा पार्शियल सिंटरिंग का। इसमें हम स्लिप इन कास्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमने ये ब्लॉक लिया, ठीक है, पाउडर भी नहीं, मे बी ये ब्लॉक लिया और एज इट इज हमने इसको सिंटर कर दिया, या फिर इसका पाउडर बना के हमने इसको पार्शियली सिंटर कर दिया। अभी इसमें क्या होगा कि ये सॉफ्ट रहेगा स्टिल, अभी ये हार्ड नहीं हुआ है, ये सॉफ्ट होगा और थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी इसमें। अब इस ब्लॉक पे ये खुद से कार्व करेगा जो क्राउन हमको बनाना है। तो ये मेरे पास ब्लॉक है, अब इस पे मशीन वो क्राउन का शेप कार्व करेगी। तो पहला तो कैड कैम के थ्रू डिजिटली होगा, सॉफ्टवेयर कार्व करके आपको ऐसा क्राउन दे देगा जैसा आपको शेप चाहिए। दूसरा होता है मशीनिंग के थ्रू। तो मशीनिंग इसकी, आपने एक वैक्स का क्राउन बनाया है और एक मशीन होगी जिसके दो हाथ होंगे, वो इसके ऊपर ट्रेस करेगा और वैसे ही यहाँ पे क्राउन बनाता जाएगा। तो काइंड ऑफ जैसे कि ऐसे दो, एक ही डंडे से ऐसे दो पेंसिल्स अटैच होती हैं और जो यहाँ पे बनता है वही यहाँ पे बनता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। जो यहाँ पे हेड क्राउन, वैक्स का क्राउन है मेरे पास, वैसा ही क्राउन ट्रेस करके वो मशीन यहाँ पे भी बनाती जाएगी और आपका ये क्राउन रेडी हो जाएगा। तो वो होता है मशीनिंग। तो ये चार प्रोसेस हो गए, कंडेंसेशन, सिंटरिंग, स्लिप इन कास्टिंग, पार्शियल ये, फिर सॉरी ये नहीं, partial sintering and glass infiltration, condensation sintering, CAD CAM, कॉपी मिलिंग एंड मशीनिंग। ये चार मेथड्स डिस्कस कर लिए। ये होगा बिना मेल्ट किए, आइदर इनगट से और पाउडर बना के। अब जाते हैं मेल्ट किया, अगर मैंने इस इनगट को, अभी मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया, इसको पिघला दिया। अभी पूरा अगर पिघला दिया, यूज अ डिफरेंट कलर, पूरा अगर पिघला दिया तो उसको कहेंगे कास्टिंग, कि पूरा पिघला दिया उसको और इसमें मोल्ड में पोर कर दिया, इसको कहेंगे कास्टिंग। और अगर थोड़ा सा पिघलाया, काइंड ऑफ बटर वाले स्टेट में ले लिया, तो पोर तो नहीं होगा, तो फिर ऊपर एक पिस्टन लगा के इसको फोर्स करेंगे इस मोल्ड के अंदर, उसको कहते हैं हॉट प्रेसिंग। ठीक है, तो हॉट प्रेसिंग, कास्टिंग, स्लिप कास्टिंग, ये चौथा और पांचवा मेथड हो गया, सॉरी पांचवा और छठा मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड्स, प्रोसेसिंग मेथड्स पे बेस्ड एक क्लासिफिकेशन है। आई थिंक इससे आपको याद करना आसान रहेगा। फिर आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर पे। तो माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जब हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग करते हैं, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको ल्यूसाइट कहते हैं उस स्पेसिफिक केस में, और एक होता है ग्लास फेज और डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो जो डिस्पर्स फेज होता है ये एस्थेटिक्स के लिए अच्छा है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, ग्लास लाइक अपीयरेंस देगा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो पहला माइक्रो स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है एमॉर्फस ग्लास। इसमें क्या होगा कि बस क्रिस्टल नहीं है इसमें, बस ग्लास ज़्यादा है। तो ये जो ग्लास है ना हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा है और क्रिस्टल्स बहुत कम है, तो इसको कहते हैं एमॉर्फस ग्लास। फिर आता है क्रिस्टलाइन पोर्सिलिन, इसमें केवल क्रिस्टल है और ग्लास नहीं है। फिर तीसरा है क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लास, कि क्रिस्टल्स तो हैं लेकिन
ग्लास भी है उसके साथ और क्रिस्टल्स कम है, ग्लास ज़्यादा है, ठीक है? और चौथा है पार्शियली क्रिस्टलाइज्ड, मतलब इसमें मोस्टली क्रिस्टल है और थोड़ी बहुत ग्लास है। तो स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स के रिक्वायरमेंट पे बेस्ड ये 4 कैटेगरीज़ हो सकती हैं माइक्रो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है? और 8वाँ है ट्रांसलूसेंसी के बेसिस पे, तो ये सिंपल है ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट ना जाए, ट्रांसलूसेंट थोड़ी बहुत लाइट जाए और ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो इन 3 टाइप के भी पोर्सिलेन होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी याद करने में, समझने में भी। नोट्स के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू।